कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो हम स्पेसिफिक कॉस्ट कर रहे थे उसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये इक्विटी कैपिटल क्या होती है? देखो, जिस तरीके से हम अभी तक कैलकुलेट करते आ रहे थे कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, कैलकुलेट करना। क्यों नहीं होता इजी? इसके अंदर क्या ऐसा हो गया जो इजी नहीं है? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसका अपना कोई कूपन रेट नहीं होता कि मान लीजिए आपको गिवन है कि 15% से आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, अपना कोई एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता। तो क्या अगर वो कूपन रेट नहीं होता तो क्या इक्विटी कैपिटल वालों की कोई कॉस्ट नहीं होती? और अगर कॉस्ट नहीं होती होगी तो इसका मतलब तो कंपनी को बिना काम फ्री में पैसे मिल जाते हैं? ऐसा नहीं। क्या जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो फ्री में इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स में? जब उनकी कंपनी की कोई कॉस्ट नहीं होती तो इसका मतलब रिटर्न नहीं होगी शेयर होल्डर्स की, तो क्या वो फ्री में डाल देंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमें इतना मिलेगा, वही इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूर कहा जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, इक्विटी वालों की कॉस्ट है, वो रिस्क फ्री होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखो, रिस्क की कौन सी होगी कंपनी के लिए? डेट हो गई, क्योंकि अगर आपको लॉस भी हो रहा है फिर भी आपको डेट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लॉस होता है तो इक्विटी वालों को दोगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कहा तो जाता है कि इक्विटी वालों की जो कॉस्ट होती है वो कंपनी के लिए रिस्क फ्री है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो कॉस्ट है ही नहीं। कॉस्ट तो है, जितनी वो एक्सपेक्ट करेंगे वो हमारे लिए क्या है? कॉस्ट। ओके, आज हम करने जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स, ठीक है। एक एक मेथड को अच्छे से करेंगे क्लियर। पहले आप नेम देख लो इनके क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये बताइए इनमें से इक्विटी कैपिटल का मेथड कौन सा नहीं है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन प्रीवियस में आ रखा है ये कि हमने नीचे आपको मेथड गिवन दे दिए, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि आपको लर्न करने हैं कि कौन कौन से हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के मेथड्स। ओके, देखो, सबसे पहला जो मेथड है वो रहने वाला है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। सेकंड नंबर पर मैं आगे कराऊंगी इसके फॉर्मूले अच्छे से, पहले अभी यहाँ तक लर्न करो। अर्निंग यील्ड मेथड, सेकंड है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। थर्ड नंबर पर आता है हमारा अर्निंग यील्ड हो गया, डिविडेंड यील्ड मेथड। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। और फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा CAPM, दैट मीन्स कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ये जो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर बार। मैं अभी कराऊंगी आपको फॉर्मूला, और वो क्वेश्चन जो पीछे आया हुआ था दिसंबर में 2019 में। तो अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के एक मेथड के फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाता है इन केस, वैसे आज तक नहीं आया इस तरीके का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन वहीं से आ रखा था कि आपको टाइप्स बताने, ठीक है। बट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था, मतलब मेथड था अर्निंग यील्ड मेथड। अब अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, देखो ध्यान से। अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट करंट मार्केट प्राइस इनटू में 100। आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, आपको जस्ट पुट करना है और इसकी कैलकुलेट कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड हमारा रहने वाला है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड।
इसके अंदर क्या करोगे आप, ग्रोथ मेथड प्लस हुआ, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इंटू में 100 प्लस ग्रोथ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ग्रोथ गिवन होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका गिवन था 5%, तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिया 5%, ठीक है। याद रखना अगर आपका 5% ग्रोथ गिवन है और जो आपका अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर ग्रोथ अगर गिवन नहीं है, वो पहले वाली गिवन है, तो हमेशा याद रखना जो अर्निंग पर शेयर होगा मान लीजिए वो 100 है, ठीक है, और 5% ग्रोथ है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते 100 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, मान लीजिए जितना भी होगा 500 इंटू 100 प्लस 5%, ऐसे नहीं कर सकते आप, पहले 100 का 5% करोगे, ठीक है, और 105 और फिर उसमें ऐड करोगे, दैट मीन्स ग्रोथ जो होगी वो आपके अर्निंग पर शेयर में भी इंक्लूड होगी, ठीक है। और मैं ये कह रही थी ना कि नहीं आता, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे ही और बच्चों ने क्या कर दिया था, इसके अंदर कर दिया होगा बहुत सारों ने कि ग्रोथ यहाँ पर तो डाल दी लेकिन यहाँ पर नहीं डाली, मतलब इसमें वो ऐड नहीं किया उसका पोर्शन, तो आपको लर्न कर लेनी है ये बात कि यहाँ पर उसका अगर ग्रोथ हो रही है तो आपके अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ हो रही है, वहां पर भी उसका परसेंटेज ऐड होगा, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर पर आता है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड के बाद थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड मेथड की। ओके, यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या होगा, वही आपको जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करंट ईयर का इंटू में 100, यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फोर्थ नंबर पर आपका डिविडेंड यील्ड मेथड प्लस डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ अगर होगी तो डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर D0 की जगह D1 आ जाएगा डिवाइड बाय M0 मार्केट प्राइस करंट मार्केट प्राइस इंटू में 100 प्लस ग्रोथ। यहीं पर भी वही, ये D1 क्यों आए, क्योंकि इसके अंदर आपका जो ग्रोथ का प्रपोर्शन है वो ऐड हो जाए। क्लियर है, ये बात हमेशा याद रखना अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो। यहाँ पर हमने 4 मेथड कर लिया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ CAPM और उसका क्वेश्चन आया हुआ था वो भी करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का 5th पार्ट मीनिंग 5th मेथड हम करते हैं CAPM मॉडल, मतलब कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अब की बात भी आएगा, तो 2 मार्क्स तो आपके आप बिल्कुल पक्के हो गए। ओके, ये क्या कह रहा है, पहली बात तो ये CAPM क्यों आया, क्योंकि जो आपका रिस्क है, रिस्क फैक्टर, उसको कंसीडर करने के लिए CAPM मॉडल लाया गया था। इसके अंदर आपको कितना समझना है, फ्रॉम अगर हम नेट के पॉइंट से देखें तो बस इतना समझो कि जो CAPM है इसका पहले फॉर्मूला समझो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। दैट मीन्स ये वाला जो है वो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स कि ये वाला तो आपको मिलता ही मिलता। अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इक्विटी में पैसा लगा दिया, अगर वो किसी और चीज में पैसा लगाता, दैट मीन्स कि अगर वो मान लीजिए बैंक में ही डिपॉजिट करा देता तो वहां से उसको फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता। तो ये तो वो चीज है जो रिस्क फ्री रेट है कि जिसमें आपको रिस्क 0 लेना है, फिर भी आपको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर ये बीटा जो होता है ये आपका रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर होता है जो हम सिस्टमैटिक रिस्क के नाम से भी जानते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क, 2 टाइप के रिस्क होते हैं, नॉर्मली थोड़ा सा बता दूंगी मैं। एक होता है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो आपका नॉन डाइवर्सिफिएबल होता है, मीनिंग
जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। बट जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होता है उसको भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मीनिंग उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको आप सेटल कर सकते हो। लेकिन जो ये बीटा है इसको आप नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा याद रखना बीटा को बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क और नॉन सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक उसको बोलते हैं अल्फा को। ठीक है, तो ये RM माइनस के RF क्या हुआ, ये हमारा है मार्केट रिस्क प्रीमियम। एक बार आ रखा है क्वेश्चन शायद यहाँ से भी, इसको क्या बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अभी इसको मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या बोलते हैं, कहता है ये वाला जो है वो आपको मार्केट से मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको 20% मार्केट से मिल रहा है, मान लीजिए आपने टाटा अंबानी वगैरह के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और वहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, राइट। कंपैरिजन के अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो या कहीं पर भी फिक्स सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको कम मिलेगा, तो मार्केट में ज्यादा मिलेगा क्योंकि रिस्क है। जितना मार्केट में मिलता है, अभी फिलहाल मिल रहा है, उसमें से माइनस करो रिस्क फ्री, क्योंकि ये तो आपको मिलता ही, मान लीजिए 12% तो आपको मिलता ही मिलता है। तो ये जो 8% आपको ज्यादा मिला है, ये आपने क्यों मिला आपको, क्योंकि आपने रिस्क लिया है, राइट। हमने पढ़ा है ना कि हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। सो हमने रिस्क लिया इसलिए ज्यादा मिला, इसीलिए उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे रिस्क फैक्टर से, सिस्टमैटिक रिस्क से। ठीक है, और अगर ये अच्छा होता है तो ये हमेशा बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जो अच्छा वैसे नहीं बोलते कि बिल्कुल सही होता है, मतलब साउंड वो होगा तो वो आपका बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सो एक क्वेश्चन हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर में अभी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, वो वाला करेंगे CAPM मॉडल का, कि क्वेश्चन आया था बहुत ज्यादा इजी था, 2 मार्क्स के पेपर के। देखो ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा था, CAPM मॉडल से था ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं वही कहूंगी जो पहले डेली कहती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पहले खुद देखना है और करना है और मुझे नीचे कमेंट में आंसर बता देना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तो मैं सोल्व कराती हूँ। चलो देखो ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को कह रहा है कि इफ द रिस्क फ्री रिटर्न RF इज इक्वल टू 6%, अगर आपका RF जो है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो 6% गिवन है, बीटा वैल्यू जो है वो 1.5 है, एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 10% है, तो आप बताइए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, राइट। सो CAPM मेथड के थ्रू आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। बताइए RF कितना परसेंट गिवन है, 6%, प्लस बीटा कितना है 1.5, RM कितना गिवन है 10%, माइनस के RF कितना गिवन है 6%। ओके बताइए फटाफट, 6% प्लस 1.5, 10 माइनस की 6, 4%। फटाफट सोल्व करो, 6% प्लस 15 डिवाइड बाई 10 इंटू में 4, 6% प्लस 6%, 3 दूनी 6, 6% प्लस 6% इज इक्वल टू 12%। तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आपकी रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, जो हमारी कॉस्ट है, मतलब अगर मैं कंपनी हूं तो मेरी जो कॉस्ट होगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों की क्या होगी, रिटर्न होगी। तो इन्होंने क्या पूछा था कि रिटर्न बताइए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है आपके 15%, 12%, 17.5%, 16%। सो आंसर विल बी 12%, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा CAPM मॉडल से। अब हमारा एक रिटेन अर्निंग का रह गया, उसको समझ लो, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको किस तरीके से समझना है। पहली बात तो ये हम सोचते हैं कि भाई रिटेन अर्निंग की भी क्या कॉस्ट होती है। ठीक है, रिटेन अर्निंग तो क्या है, जो आपकी रिटेन अर्निंग का पहले मीनिंग बताओ मुझे, क्या होता है रिटेन अर्निंग। समझो ये हमारी कंपनी है, उसके लास्ट में मतलब सारे इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद, डिविडेंड की पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हुआ या फिर टैक्स वगैरह की सबकी पेमेंट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है, अब वो प्रॉफिट बचने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आता है कि आप बताइए इस प्रॉफिट का क्या करोगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ हिस्सा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में अब कुछ हिस्सा तो हम इक्विटी वालों को दे देंगे उनके डिविडेंड के रूप में, और जो बाकी हिस्सा जो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं इक्विटी वालों को, उस हिस्से को हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो ये कह रहे हैं क्या रिटेन अर्निंग की भी कोई कॉस्ट होती है? जी हाँ, होती है। नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल होती है, लेकिन अगर आपकी जब आपने कॉस्ट इक्विटी वालों को इशू किया होता है, जब इक्विटी शेयर्स को इशू करते हो तो वहां पर आपकी कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह आप पे करते हो। तो जब अगर ऐसे पे करते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है उसका फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू 1 माइनस के ब्रोकरेज चार्जेस, या आप कह सकते हो फ्लोटेशन वगैरह, जो कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन हो। मान लीजिए आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 5%, ठीक है, 15% गिवन है, और ये ब्रोकरेज वगैरह आपके 1 जितना भी मान लीजिए जितने भी परसेंट गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें से वो 10% तो 0.1 माइनस करना पड़ेगा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, राइट। तो ये सारे हमारे मेथड हो चुके हैं। ये थे हमारे स्पेसिफिक कॉस्ट, मतलब जितने भी हमने टोटल किए अभी तक, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, चारों के चारों मेथड। अगर उन चारों के चारों मेथड को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी कि WACC कैसे आएगी। देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, इसमें क्या होगा, वेट है ना, तो वेट लगेगा। दैट मीन्स कि क्वेश्चन से समझते हैं WACC क्या। WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक क्वेश्चन गिवन है उससे हम समझते हैं कि WACC क्या होता है, राइट। हमने सारी स्पेसिफिक कॉस्ट मान लीजिए कैलकुलेट कर ली है। अब हम देखेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी हमारी, ठीक है। ये गिवन है सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, रिटेन अर्निंग गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है, ठीक है। ये बुक वैल्यू गिवन है, आपकी स्पेसिफिक कॉस्ट गिवन है। सबसे पहले बात आ रही है वेटेड, दैट मीन्स आपको वेट देना पड़ेगा। तो वेट क्या होगा, वेट होगा, इसको आप टोटल करो। सबसे पहले 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज 10 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आ जाएगा, 0.4, नेक्स्ट 0.1, नेक्स्ट 0.2, नेक्स्ट 0.3, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। स्पेसिफिक कॉस्ट जो है वो आपकी गिवन है 15%, 14%, 12%, 10%। इसको आप लिख सकते हो 0.15, 0.14, 0.12 और 0.1, ये लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मल्टीप्लाई करो वेट को स्पेसिफिक कॉस्ट से, मतलब 0.15 इंटू में 0.4, 0.14 इंटू 14 इंटू में 0.1, 0.12 इंटू में 0.2 एंड 0.1 इंटू में 0.3। अब जो ये आपका यहां पर आया उसको ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे आंसर कमेंट में बता देना कि इनका मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करके इनका क्या है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फिनिश, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, 4 मार्क्स का आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कह रही हूँ कि पहले वाले वीडियोस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड सारी की सारी देख लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपके 4 मार्क्स